हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर का जो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है यानी थर्मल फिजिक्स, उससे हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है पर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक देख लीजिएगा, ये आपके भले के लिए है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। ठीक है, यानी कौन कौन से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ पर ये जो चैप्टर है इससे काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ साल कम आए हैं पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे अधिक आते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स जो होता है इस चैप्टर से वो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसके आगे मैंने एमआई लिखा है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा है? क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन आते हैं, जो मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो हर साल लगभग सेम होते हैं और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, किसी साल कम नहीं आए हैं। ठीक है, हर साल 10 नंबर 9 नंबर से मतलब इतने के आसपास में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर है 1-2 साल कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं, पर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा है वो है आपका थर्मोडायनामिक एंड एंट्रोपी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी कंटिन्यू ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। फिर चौथा है आपका मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रेडिएशन है। और जो बाकी चैप्टर मैंने छोड़ दिया वो चैप्टर से मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, केवल इसी 5 चैप्टर से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप वो पढ़े हैं तो अच्छा है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, पर ये एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो इसलिए मैं केवल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि सारे का तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो केवल इससे बता रहा हूँ, ज़रूर से पढ़िएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चन को हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहला लेसन यहाँ पर मैंने पिकअप किया वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऊपर केटीजी लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो इससे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आप इसका डिफिनीशन और इसका प्रूफ भी देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वो राइट शॉर्ट नोट ऑन मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम इससे क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा बार इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फिर है तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पूरे पढ़े हैं तो पूरा ही पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे भी ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में लगभग 3-4 साल पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़े तो वो भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पढ़ने का कोशिश करिए। अगर नहीं है, आपने नहीं कुछ पढ़ा है, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे ये रहेगा कि आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है एक फार्मूला, जिसका है यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू यन। ठीक है, ये फार्मूले पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा आपका मीन फ्री पाथ है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर डी आपका डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर। ठीक है, यन आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डी आपका डायमीटर, पाई तो आपको जानते हैं, और लैम्डा आपका मीन फ्री पाथ। तो ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते भी हैं तो ज़्यादातर इसी फार्मूले पे आने वाले हैं। ठीक है, फिर पांचवा फार्मूला इसी चैप्टर से है, वो है वी आर एम एस, यानी आर एम एस वेलोसिटी का। तो ये भी एक फार्मूला है और एक और फार्मूला होता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कुछ 10-12 पार्टिकल्स दे देगा, उसका वेलोसिटी दे देगा, आपको वी आर एम एस निकालना होता है। तो यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, उसके बाद कितने पार्टिकल्स है वो नीचे लिखेंगे, फिर उसका टोटल का अंडर रूट कर देंगे और वैल्यू आपके सामने होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से मैंने यही क्वेश्चन पिकअप किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है वो है EOS यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है डिस्क्राइब एंड्रयू एक्सपेरिमेंट ऑन CO2 एट वेरियस टेम्परेचर एंड डिस्कस द रिजल्ट ऑब्टेन। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है कि BSc के एनुअल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, ये फिक्स होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़िएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो है आपका डिराइव रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस स्टार्टिंग फ्रॉम ए वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड मेंशन द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, जैसे लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का यहाँ पर आपको मेंशन करना हो। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन है वो है लिमिटेशन ऑफ वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आपका बॉयज़ टेम्परेचर का डिफिनीशन आना चाहिए आपको। फिर यहाँ पर बॉयज़ टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल पक्का आएगा, अगर शॉर्ट में न्यूमेरिकल आता भी है इस चैप्टर से, चाहे वेरी शॉर्ट में, तो इस पर ही आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ईजी फार्मूला होता है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर उसके बाद वाला पे भी मैंने यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर TI यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, और TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर एक और एक्सप्रेशन है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर है लिमिटेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर लिमिटेशन बताना है आइडियल गैस इक्वेशन का। फिर उसके बाद क्वेश्चन है वो है एन एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉम्सन कूलिंग प्रोड्यूस्ड इन ए वंडर वाल्स गैस। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो साइंटिस्ट के नेम पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे जूल थॉम्सन हुआ, और ऊपर भी मैंने बताया है कई सारे बॉल्स हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर का हम बात करेंगे, वो है थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला यहाँ पर इसका क्वेश्चन है वो है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम हम क्लास 11 से पढ़ते हैं और ये काफ़ी इंटेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पेपर में भी आते हैं। तो कार्नोट थ्योरम आप जरूर से पढ़िएगा, इस पर भी क्वेश्चन कई सारे हैं, कई कंडीशन है, तो वो जरूर से पढ़िएगा। फार्मूला है, फार्मूला भी पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद इस्टाब्लिश द केल्विन प्लांक कांस्टेंट एंड द क्लासियस स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है वो है एंट्रोपी डिफिनीशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपको बताना है एंट्रोपी क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिर आपका रिवर्सिबल और ई रिवर्सिबल डिफरेंस बताना है, रिवर्सिबल और ई रिवर्सिबल डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वो रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट साइकिल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द टर्म ऑफ एंट्रोपी ऑफ ऑफ द यूनिवर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप बुक खरीदे हैं, चाहे वो टॉपर्स हो, चाहे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर बाद बार इसका क्वेश्चन है वो है एन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इसका भी डिफिनीशन आ सकता है शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल मैंने पिकअप किया, वो है फाइंड द थर्मल मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बात और, इस जो चैप्टर से न्यूमेरिकल है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े से अलग अलग कंडीशन में है, जैसे कार्नोट की इंजन का एफिशिएंसी है, ऐसे करके कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर से ऐसा न्यूमेरिकल देख सकते हैं आप। फार्मूला बस आप याद कर लीजिए, कौन सा वेरिएबल क्या होता है, ऐसे याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपका ये पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में ये खासियत रहता है कि आप कुछ ना कुछ नंबर पा जाएंगे अगर लिखते हैं तो। पर यहाँ पर DDU में MCQs हो रहा है, वहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो वो गलती ही रहता है, कोई मार्क्स पाने का गुंजाइश नहीं रहता है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, घबराइए मत, पेपर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन से। ये जो पहला क्वेश्चन है वो है डिराइव मैक्सवेल 4 थर्मोडायनामिक रिलेशंस। ठीक है, मैक्सवेल का जो चारों थर्मोडायनामिक्स रिलेशन है वो उसको आप डिराइव करिए। फिर है सो दैट द रेशियो ऑफ एडाबाटिक to isothermal elasticities is equal to the ratio of two specific heats of the gas for all substance। ये क्वेश्चन है, आपको UPH या टॉपर्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। फिर है क्लासियस क्लैपेरन लैटेंट हीट इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है डिफरेंस बिटवीन एडाबाटिक एक्सपेंशन जूल्स एक्सपेंशन एंड जूल थॉम्सन एक्सपेंशन,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, प्रूव दैट CP माइनस CB इज इक्वल टू R, ठीक है। फिर 26वां क्वेश्चन है वो है जूल थॉम्सन इफेक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आगे भी आपके काम आएंगे। और जो पेपर बनते हैं वो पेपर ऐसे बनते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और चैप्टर के बेस होते हैं। चैप्टर का बेस का मतलब हुआ कि चैप्टर उसी के बारे में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। लास्ट चैप्टर है वो है रेडिएशन का। रेडिएशन जो चैप्टर है इससे भी काफ़ी अच्छे नंबर आप क्वेश्चन आते हैं और इजी आते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मो रेडिएशन, आपको किरचॉफ लॉ बताना है थर्मल रेडिएशन का और इसका प्रूव भी करना है, काफ़ी इजी है। फिर है डिराइव प्लांक रेडिएशन फार्मूला, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप बुक में देख सकते हैं। स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है एक टर्म होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन नीचे आपका आ रहा है वो है सोलर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सन, ये डिफिनीशन में आएगा, ठीक है। आपको बताना सोलर कांस्टेंट क्या होता है और टेम्परेचर ऑफ सन क्या होता है, काफ़ी ईजी है और ये शॉर्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट का मतलब हुआ एक होता है वेरी शॉर्ट, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट में पूछे जाएंगे और ये डिफिनीशन है काफ़ी ईजी, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एब्जॉर्प्टिव पावर एंड इमिसिव पावर, ये डिफिनीशन आएंगे वेरी शॉर्ट में, काफ़ी इजी डिफिनीशन है, अगर आप एक बार पढ़ते हैं देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर मैंने फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है थर्मल फिजिक्स उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, काफ़ी कम टाइम था, ठीक है। मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम पड़ रहा है, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, क्वेश्चन राइट करना पड़ता है, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, ऊपर से DDU का भी मैंने MCQ क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, ऊपर से एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, उसको भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो अकेले इतना मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टॉपिक छूट जा